Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on Aurora IAS Telegram channel on or our website that is www.auroraias.com. अगर आप पीजीपी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। सो कंटिन्यू करते हैं आज हमारा फंडामेंटल राइट का चैप्टर। इससे पहले के लेक्चर में हमने आर्टिकल 28 तक कवर किया था। सो आज करेंगे हम आर्टिकल 29 दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें क्या दे रखा है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। उन्होंने कहा कि इंडिया के सिटीजन्स को ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं एंड नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द स्टेट और receiving aid from the state on ground only of religion, race, caste और language। यानी कि किसी भी सिटीजन को इस बात पे डिनाई नहीं किया जाएगा कि वो किसी और रिलीजन का है, रेस, कास्ट या फिर लैंग्वेज के बेस पे। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहे स्टेट की हो, उसे स्टेट मेंटेन कर रहा हो या फिर स्टेट से एडेड हो, वहाँ पे जो है हर किसी को एडमिशन मिलेगी और वहाँ पे जो है वो रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं की जाएगी। एंड आर्टिकल 29 ग्रांट प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। मीन्स कि जो आर्टिकल 29 है वो रिलीजियस माइनॉरिटी एंड जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उन दोनों को जो है वो प्रोटेक्शन ग्रांट करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 30 दैट इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यानी कि आर्टिकल 30 के अंदर क्या दे रखा है कि राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं वो अपनी मर्जी की जो इंस्टीट्यूशंस है वो बना सकती हैं और कंपनसेशन बाय द सिक्योरिटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, जो कि 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट है द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कि माइनॉरिटीज की जो कोई प्रॉपर्टी है उसको जो स्टेट लेती है उनसे, तो स्टेट को उन्हें एक फिक्स्ड कंपनसेशन की अमाउंट देनी पड़ेगी उस प्रॉपर्टी के लिए। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट व्हेन ग्रांटिंग एड। जिस टाइम पे जो स्टेट है वो सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट दे रही होगी तो वहाँ पे भी वो एज अ माइनॉरिटी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। माइनॉरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि जो माइनॉरिटी की टर्म है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा है। एंड माइनॉरिटीज हैव द राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज। और जो लोग माइनॉरिटीज में आते हैं उनके पास ये राइट है कि वो अपने बच्चों को अपनी ही लैंग्वेज में जो है वो एजुकेशन दे सकते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 3 टाइप्स की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होती हैं। फर्स्ट इज दोज सीक रिकॉग्निशन एंड एड फ्रॉम द स्टेट। पहली तो वो इंस्टीट्यूट्स जो स्टेट से एड लेती हैं और दूसरी वो इंस्टीट्यूट जो सिर्फ स्टेट से रिकॉग्निशन ले रही हैं बट एड नहीं ले रही। थर्ड, वो स्टेट्स जो तो ना रिकॉग्निशन ले रही हैं स्टेट से और ना ही एड ले रही हैं स्टेट से। जो पहली 2 तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो रेगुलेट की जाएंगी बाय द स्टेट विद रिगार्ड टू सिलेबस एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। यानी कि वहाँ पे जो है सिलेबस और जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हो गए वो स्टेट्स के द्वारा जो है वो निर्धारित किए जाएंगे। बट जो थर्ड टाइप की इंस्टीट्यूट है उसमें ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड
सिटीजन। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया गया है तो आर्टिकल 32 के आधार पे उनको जो है वो एनफोर्स किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे जो है वो सिटीजन जो होगा वो कोर्ट में जाके इसके खिलाफ रिट्स इशू करवा सकता है। नेक्स्ट है द राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इटसेल्फ एज अ फंडामेंटल राइट। यानी कि जो आर्टिकल 32 है वो अपने आप पे भी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि जो आर्टिकल 32 है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है। कि जो आर्टिकल 32 है वो सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो आर्टिकल 32 है ये बेसिक फीचर है एंड कैन नॉट बी एब्रिज और टेकन अवे इवन बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अमेंडमेंट के जो वे है उससे भी इसे जो है वो एब्रिज या फिर टेक अवे नहीं किया जा सकता। प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंदर कौन कौन सी प्रोविजंस आती हैं? फर्स्ट, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिट्स इशू कर सकता है टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है पार्लियामेंट कैन एम्पावर अदर कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अलावा अदर कोर्ट्स को भी एम्पावर कर सकती है कि वो ऑर्डर या फिर रिट्स इशू कर सके विदाउट प्रेजुडाइज टू द पावर कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे क्या कहा गया है कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट को कभी भी जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अगर कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ना दिया जाए। एंड नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड इट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। यानी कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो इसको सस्पेंड कर सकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर एंड अ गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि पर्पस क्या है आर्टिकल 32 का। पर इसमें क्या दे रखा है कि कैन ओनली एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एनी अदर राइट्स। यानी कि जो राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं सिर्फ उन्हीं को जो है आर्टिकल 32 एनफोर्स कर सकता है, उसके बिना अगर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे रखे हैं उनको जो है ये नहीं एनफोर्स कर सकता। नेक्स्ट इज टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओरिजिनल है बट एक्सक्लूसिव नहीं है। जो हाई कोर्ट है वो भी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कर सकता है बट सिटीजन्स कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। बट जो सिटीजन्स है ये उनको ये ज़रूरत नहीं है कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट में जाएं और उसके बाद वो पहले हाई कोर्ट में जाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएं। वो क्या कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट वेयर रिलीफ थ्रू हाई कोर्ट इज पॉसिबल aggrieved party should first move to the high court। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जिस राइट में, जिस रूल में या फिर जिस रिलीफ में हाई कोर्ट में जो है वो रिलीफ पॉसिबल है कि हाई कोर्ट में उन्हें जो है इंसाफ मिल सकता है तो एग्रीव्ड पार्टी को फर्स्ट जो है वो हाई कोर्ट में जाना चाहिए। नेक्स्ट आती हैं रिट्स। रिट्स कितने टाइप की होती हैं? फर्स्ट हम देखेंगे कि जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के अंदर रिट्स इशू कर सकता है एंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स, नो सच प्रोविजन मेड येट। कि यहाँ पे सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास ही अभी तक जो है वो पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं और इसके बिना अभी तक पार्लियामेंट ने किसी भी और कोर्ट को ये पावर नहीं दी है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकता है बट जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स एंड जितने भी अदर लीगल राइट्स होते हैं उनके लिए जो है वो रिट इशू कर सकता है।
नेक्स्ट इज कि सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट पर्सन गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी भी पर्सन किसी भी गवर्नमेंट के लिए रिट इशू कर सकता है, बट जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ अपनी स्टेट के लोगों के लिए, स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए ही जो है वो रिट इशू कर सकता है, अनलेस कि उसकी वहाँ पे कुछ ऐसा केस नहीं है कि जिसका ये कॉज ऑफ एक्शन है वो उसकी टेरिटोरियल जो एक्सटेंट है वहाँ से अराइज हो रहा है। सो नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन एज रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट एंड हाई कोर्ट रिट जो है वो जुरिस्डिक्शन इज डिस्क्रीटरी। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे अपनी पावर के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर उसके पास कोई केस आता है कि जी हमारे फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हुए हैं तो उसको वो जो केस है वो देखना पड़ेगा, बट जो हाई कोर्ट है यहाँ पे वो ऐसा कर सकता है। अगर उसके पास हाई कोर्ट के पास कोई ऐसा केस आता है तो वो उसे मना कर सकता है। नेक्स्ट सबसे पहली रिट आती है हमारी हेबियस कॉर्पस, मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। इसमें क्या है कि ये ऑर्डर बाय अ कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। यहाँ पे जो कोर्ट है वो किसी पर्सन को जो है वो ये रिट इशू करता है जिसने किसी और पर्सन को डिटेन कर रखा है कि उस पर्सन को आप जो है हमारे सामने पेश कीजिए, और उसके बाद कोर्ट ये एग्जामिन करता है कि ये जो डिटेंशन थी वो लीगल थी और इस डिटेंशन का कारण क्या था। और ये रिट पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के लिए इशू की जा सकती है। यानी कि अगर पुलिस ने किसी को डिटेन करके रखा है तो उसके लिए भी जो कोर्ट है वो रिट इशू कर सकती है। नॉट इशूड इफ द डिटेंशन इज लॉफुल। अगर जो डिटेंशन है वो किसी लॉज के आधार पे की गई है तो वहां पे जो ये रिट है वो इशू नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड। इसको जो है इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ये रिट हायर कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल्स को जो है वो इशू की जाती है। इसमें क्या कहा जाता है, प्रिवेंट लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन दैट इट डज। कि अगर कोई लोअर कोर्ट या फिर जो ट्रिब्यूनल्स है वो अपनी पावर के बाहर जाके, अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके किसी केस का फैसला सुनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस जो केस को जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने हाथों में ले सकती है। और ये रिट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लीगल बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं होती। नेक्स्ट है सर्ट्योरारी। सर्ट्योरारी मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। यहाँ पे जो है ये रिट हायर कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स को इशू की जाती है अफेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि जब लोअर कोर्ट ने किसी केस का फैसला ले लिया था उसके बाद जो है ये हायर कोर्ट्स ये वाली रिट जो है वो इशू कर सकती है कि अगर मान लीजिए कि हायर कोर्ट को, मीन्स मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो उस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास ले सकती है और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है। बट ये जो रिट है वो लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं होती। जो सर्ट्योरारी की रिट है वो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों है, बट जो प्रोहिबिशन की रिट है वो सिर्फ एक प्रिवेंटिव है। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस मीन्स वी कमांड, और इसको जो है वो कोर्ट इशू करता है टू द पब्लिक ऑफिशियल्स आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड टू डू और रिफ्यूज टू डू। ये जो रिट है वो कोर्ट जो है वो किसी पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए जो है वो इशू करते हैं। वो पब्लिक ऑफिशियल जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है या फिर रिफ्यूज कर रहा है, उसको ये कहने के लिए कि आप जो है अपनी ड्यूटी ढंग से कीजिए। परफॉर्म्ड और अगेंस्ट अ पब्लिक बॉडी कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड गवर्नमेंट्स। और किन के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस फॉर डिस्क्रीटरी ड्यूटीज,
कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मीन्स किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन वो इंसान पूरा नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट ये नहीं इशू की जा सकती। और अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर। नेक्स्ट है हमारी क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। और इस रिट को भी जो है वो कोर्ट ही इशू करेगा टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी इंसान की प्रमोशन की गई है, तो जो कोर्ट है वो ये चेक करेगा कि वो जो प्रमोशन की गई है, जो कोई पर्सन उस पब्लिक ऑफिस को क्लेम कर रहा है, वो सही है या नहीं। तो प्रिवेंट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिसेज। यानी कि ये जो रिट है वो मिनिस्ट्रियल या फिर प्राइवेट ऑफिसेज के अगेंस्ट जो है वो नहीं इशू की जाएगी, ओनली अगेंस्ट सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सिर्फ वो पब्लिक ऑफिसेज जिनको लॉज के थ्रू क्रिएट किया गया है, जो परमानेंट कैरेक्टर के हैं, सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट ये जो रिट है वो इशू की जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 के अंदर क्या दे रखा है कि पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस। कि जो पार्लियामेंट है वो इन सब फोर्सेस के जो मेंबर्स होंगे उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। क्यों? टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, ताकि वो जो मेंबर है वो अपनी ड्यूटीज जो है वो ढंग से करें, प्रॉपर तरीके से करें, और डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहे। बिकॉज ये जो ड्यूटीज हैं वो बहुत सेंसिटिव नेचर की हैं। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान बॉर्डर पे खड़ा होके वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा है और वो जो है वो सोशल मीडियाज पे डिस्प्ले हो रही है, तो उस चीज़ के कारण जो एनिमी कंट्रीज होंगी उनको इस चीज़ का फायदा हो सकता है। सो नेक्स्ट है ओनली पार्लियामेंट कैन मेक सच अ लॉ, कि इस चीज़ के लिए सिर्फ पार्लियामेंट ही जो है वो लॉज बना सकती है। एंड लॉज कैनॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और उन लॉज को कोर्ट में जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायोलेट हो रहे हैं, तो वो मेंबर जो है वो कोर्ट में जाके इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। लॉज कैन एक्सक्लूड कोर्ट मार्शल फ्रॉम द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज फार एज द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज कंसर्न्ड। अगर उस इंसान के खिलाफ, उस पर्सन के खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल चल रहा है, तो वो इसके अंदर जो है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 34 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शल लॉ इज एनफोर्स्ड इन एनी एरिया ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के किसी एरिया में मार्शल लॉ लगाया गया है, तो वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। एंड पार्लियामेंट कैन इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डज बाय हर, कि अगर उस टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है या फिर कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है जो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा था, तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसको गलत नहीं बोलेगा, वो उसको सही ही रखेगा। और ये मार्शल लॉ किस चीज़ के लिए जो है वो लाया जाता है? टू मेंटेन एंड रीस्टोर द ऑर्डर्स। पार्लियामेंट जो है कैन वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड और एनी अदर एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ इन सच एरिया। अगर उस मार्शल लॉ के टाइम पे वहाँ पे कोई भी ऐसा सेंटेंस पास किया जाता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी ऐसा जो रूल है वो लागू किया जाता है, या फिर किसी को कोई पनिशमेंट दी जाती है, यानी कि अगर किसी को कोई गोली भी मार दी जाती है, तो पार्लियामेंट जो है उसको वैलिडेट ही बोलेगा। मार्शल लॉ इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड मार्शल लॉ को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं डिफाइन किया गया। मार्शल लॉ रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री। मार्शल लॉ उस सिचुएशन को बोला जाता है जहां पे जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलिट्री के हाथों में आ जाती है।
एंड सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन्स द सस्पेंशन ऑफ द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे जो हेबियस कॉर्पस की रिट है वो सस्पेंड हो जाएगी। नेक्स्ट है अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ऐसे राइट्स जिनको सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो ही इनैक्ट कर सकता है। आर्टिकल 35 क्या कहता है, द पावर टू मेक लॉज टू गिव अफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स shall vest only in the parliament not in the state legislature, यानी कि कुछ ऐसे लॉज जिनको सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट ही बना सकती है टू गिव अफेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, बट उनको जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द इंडिया, सो दैट कि पूरे इंडिया में जो है वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। बिकॉज अगर स्टेट जो है वो अपने मेथड से इस लॉज को बनाएंगी तो हर स्टेट के लिए जो है वो लॉज अलग अलग बनेंगे और उस चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाएंगी। कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके लिए जो लॉज है वो पार्लियामेंट बनाती है? फर्स्ट इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स इन अ स्टेट और यूटी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, कि अगर किसी स्टेट में या फिर यूटी में रेजिडेंस को कंडीशन रखना है फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स अंडर आर्टिकल 16, तो वो कौन करेगा? सिर्फ पार्लियामेंट। बिकॉज अगर ये हक जो है वो स्टेट्स को दे दिया जाए तो स्टेट्स जो है वो जो उनके मतलब रिलेशन के होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो देंगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है, एम्पावरिंग कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट ऑफ ऑल काइंड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि अगर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को ये पावर देनी है कि वो रिट्स, डायरेक्शंस या फिर ऑर्डर्स इशू कर सके, तो वो भी सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट ही दे सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स एंड पुलिस फोर्स एक्सेट्रा। जितनी भी फोर्सेस हैं अगर उनकी फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो वो भी जो है सिर्फ पार्लियामेंट ही लगा सकती है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 के अंदर क्या कहा गया था, indemnifying any government servant or any other person for any act done during the operation of martial law in any area, कि मार्शल लॉ के टाइम अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट ने या फिर किसी और पर्सन ने कोई कुछ भी वहाँ पे कोई ऐसा एक्ट किया है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था या फिर जो सही नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट जो है उसको वैलिडेट ही बोलेगी। Only parliament, not state legislature, can prescribe punishment for those acts that can declare to be offense under the fundamental rights। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है सिर्फ वही जो है वो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती हैं उस एक्ट के लिए जो फंडामेंटल राइट्स को ऑफेंस कर रहे हैं, वायोलेट कर रहे हैं। आर्टिकल 17 के अंदर जो अनटचेबिलिटी के लिए जो है लॉ वो भी पार्लियामेंट बनाएगी। एंड आर्टिकल 23 दैट इज ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर, तो इसके लिए भी जो लॉज है वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। पार्लियामेंट हैज टू इनेक्ट लॉज ऑन दीज फंडामेंटल राइट्स, कि इन फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जो है वो पार्लियामेंट ही लॉज बनाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, कि राइट टू प्रॉपर्टी की अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था और जिसको अभी जो है वो फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया है। ओरिजिनली जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में दे रखा था। एंड आर्टिकल 31 द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी हैज बीन बिकम मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बन चुका था और इसी के कारण जो सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट था उसके बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन रहती थी। इसी के कारण जो है वो काफ़ी सारी जो है अमेंडमेंट्स की गई
और उन अमेंडमेंट्स के थ्रू आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C को ऐड किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A क्या कहता है? सेव 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज फॉर बीइंग चैलेंज्ड एंड इनवैलिडेट on the ground of contravention of fundamental rights conferred by Article 14 and Article 19 कि ऐसे 5 कैटेगरीज के लॉज को जो सेव करना जिनको फंडामेंटल राइट्स कौन से जो आर्टिकल 14 के अंदर आते हैं और जो आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं उनके लिए चैलेंज करना कि वो जो लॉज है वो उन फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ एस्टेट एंड रिलेटेड राइट बाय द स्टेट, किसी जगह को एक्वायर करना। टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट मींस मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज को ओवरटेक करना। नेक्स्ट इज अमेलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी कि इनके राइट्स को जो है वो मॉडिफाई करना। आर्टिकल 31A में क्या कहा गया है? दैट इज आर्टिकल 31A डज नॉट इम्यूनाइज अ स्टेट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अनलेस एन एक्ट अंडर इट हैज बीन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड हैज रिसीव्ड हर एसेंट। आर्टिकल 31A के अंदर क्या दे रखा है कि जो स्टेट है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए मना नहीं कर सकती अगर उस लॉ को जो है वो प्रेसिडेंट ने पास नहीं कर दिया। अगर प्रेसिडेंट ने उसको अपना असेंट दे दिया है तो उसके बाद उस लॉ को जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं भेजा जा सकता। कंपनसेशन हैज टू बी पेड एट मार्केट वैल्यू व्हेन द स्टेट एक्वायर दैट लैंड held by the person under her personal cultivation and the land is within the statutory ceiling limit। अगर मान लीजिए कि स्टेट ने किसी पर्सन से उसकी जो पर्सनल कल्टीवेशन की जो लैंड थी उसको लिया है तो स्टेट को उसे मार्केट वैल्यू पे जो है वो कंपनसेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 31B। इसमें क्या कहा गया है कि सेव एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इन द 9th शेड्यूल from being challenged and invalidate on the ground of contravention of fundamental rights कि जिन एक्ट्स को जिन रेगुलेशंस को 9th शेड्यूल में रखा गया है उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स चैलेंज या फिर इनवैलिडेट नहीं करार सकते। और जो स्कोप है आर्टिकल 31B का वो आर्टिकल 31A से जो है वो बहुत वाइडर है। जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देयर कैन नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्ट या रेगुलेशन हो जिसका हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। और जो जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या किया गया? अप्रैल 24, 1973 में ये कहा गया कि जो जितने भी जो लॉज हैं 9th शेड्यूल में आफ्टर 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐड किए गए हैं वो सारे लॉज जो हैं वो ओपन होंगे फॉर द जुडिशियल रिव्यू, यानी कि उनको जो है वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है लॉज इंक्लूड इन द 9th शेड्यूल हैज एक्सपेंडेड ह्यूजली फ्रॉम 13 टू 280। पहले जो लॉज थे 9th शेड्यूल में वो 13 थे और उसके बाद वो 280 हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C को 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू जो है वो ऐड किया गया था। इसमें क्या कहा गया है कि नो लॉ दैट सीक्स टू इम्प्लीमेंट सोशलिस्टिक DPSP ऑफ आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C shall be void on the contravention of fundamental rights under Article 14 and 19। कि कोई भी ऐसा लॉ जो आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C के DPSPs को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको जो है वो वॉइड नहीं करा दिया जाएगा इस बेस पे कि वो जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स है उनको वायोलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या कहा गया कि नो लॉज कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट it is for giving effect to such policy
shall be questioned on the ground that it does not give effect to such policy। कि यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो इन DPSPs के लिए बनाया गया है और वो इन आर्टिकल्स को वायोलेट कर रहा है, तो उसको जो है वो क्वेश्चन भी नहीं किया जाएगा कोर्ट में, यानी कि उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं भेजा जाएगा। और इसके बाद केशव नंदा भारती केस में इस पॉइंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड बोला गया, बिकॉज जो जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में क्या बोला गया, ट्राई टू एक्सटेंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल टू इंक्लूड ऑल DPSPs। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या करने की कोशिश की गई कि इन DPSPs के अलावा जितने भी सारे DPSPs हैं उन सब के लिए इस बात को लागू किया जाए कि उनको जो है इस बेस पे चैलेंज नहीं किया जाएगा कि वो आर्टिकल 14 या फिर 19 को वायोलेट कर रहे हैं। बट मिनर्वा मिल केस 1980 में इस चीज को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड करार दिया बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट क्रिटिसिज्म आता है हमारा एक्सेसिव लिमिटेशंस। मींस क्रिटिक्स ने क्या कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है उन पे जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव वे में लिमिटेशंस लगा रखी हैं। क्रिटिक्स रिमार्क दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट फंडामेंटल राइट्स विद वन हैंड एंड टेक देम अवे विद द अदर। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक हाथ में तो हमें फंडामेंटल राइट दे रहा है और दूसरे हाथ से ही विद लिमिटेशंस उसको वापस ले लेता है। जसपत रॉय कपूर जी ने क्या कहा कि हमें तो फंडामेंटल राइट्स का नेम चेंज करके लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स रख देना चाहिए। नेक्स्ट आता है नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है और ये जो सिर्फ है इसमें सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई है, सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स कंसिस्ट करते हैं और इसमें जो है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स के लिए कोई भी प्रोविजन जो है वो नहीं बनाया गया। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन क्लैरिटी। उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे, उनमें कुछ ऐसे फ्रेजेस एंड कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन पर्सन्स को इजीली समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, माइनॉरिटीज, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो वर्ड्स हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स जो हैं वो कॉमन पर्सन्स को नहीं समझ में आ रहे। सर आइवर जेनिंग ने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो तो पैराडाइज फॉर लॉयर्स है, कि वो तो लॉयर्स के लिए स्वर्ग है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उस टाइम में जो थे काफी सारे लीगल जो मेंबर्स थे, लॉयर्स थे उस टाइम पे। नेक्स्ट आता है हमारा नो परमानेंसी। ये जो क्रिटिसिज्म है वो इसलिए किया गया बिकॉज जो पार्लियामेंट थी वो कभी भी फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल या फिर अबॉलिश कर सकती थी। उन्होंने कहा कि ये तो एक प्ले टूल बन के रह जाएगा इन द हैंड ऑफ पॉलिटिशियंस कि हैविंग मेजॉरिटी सपोर्ट इन द पार्लियामेंट, यानी कि जिन पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में सपोर्ट होगा ये उनके लिए तो एक प्ले टूल ही बन के रह जाएगा कि उनकी जो मर्जी करी, जिस मर्जी फंडामेंटल राइट को वो अबॉलिश या फिर कर्टेल कर दें। नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। उन्होंने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होने चाहिए, बिकॉज दिस प्रोविजन कट एट द रूट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री by placing the right of the million of innocent people in continuous jeopardy। उन्होंने कहा इस प्रोविजन से क्या होगा कि जो रूट्स हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के कंट्री में वो कट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेशक कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई हो लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सपेंसिव रेमेडी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जुडिशरी हैज बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग दीज राइट, कि बेशक जुडिशरी को जो है फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड एंड प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, बट जो जुडिशियल प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और जो कॉमन मैन है उसको हिंडर करता है फ्रॉम गेटिंग हिज राइट एनफोर्स्ड थ्रू द कोर्ट, यानी कि जो कॉमन मैन है उसको जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो अपना इंसाफ जो है वो नहीं मिल पाता। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या बोला गया है, इट कन्फर आर्बिट्रेरी पावर्स ऑन द स्टेट एंड नेगेट इंडिविजुअल लिबर्टी। इसमें क्या किया गया है कि जो स्टेट है उसको आर्बिट्रेरी पावर दी गई है और जो इंडिविजुअल्स की लिबर्टी है उसको नेगेट किया गया है। नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में
प्रिवेंटिव डिटेंशन को एज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ऐड किया गया जैसे इंडिया में ऐड किया गया है। नेक्स्ट आती है हमारी नो कंसिस्टेंट फिलोसफी। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी फिलोसफिकल प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है वो किसी भी फिलोसफिकल प्रिंसिपल का प्रोडक्ट नहीं है। सर आइवर जेनिंग ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स प्रोक्लेम्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन नो कंसिस्टेंट फिलोसफी, यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है वो नो कंसिस्टेंट फिलोसफी पे बेस्ड हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को डिफिकल्ट जो है वो क्रिएट करते हैं टू इंटरप्रेट द फंडामेंटल राइट्स। इसी के कारण जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है उनको डिफिकल्टी होती है टू इंटरप्रेट द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट आता है हमारा राइट आउटसाइड पार्ट 3। कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आते। फर्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और जो लीगल राइट्स हैं या फिर जितने भी नॉन फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो राइट्स हैं वो पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आते। फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 265, यानी कि ये जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो नहीं आते बट एक्ट एज उन्हीं की तरह करते हैं, यानी कि नो टैक्स शैल बी लीव्ड और कलेक्टेड एक्सपेक्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, और इसको जो है वो पार्ट 12 में दे रखा है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी जो पर्सन है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ द लॉ, यानी कि लॉज की अथॉरिटी के बिना कोई भी जो है वो टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 300A। इसमें क्या कहा गया है, दैट इज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी भी पर्सन से जो उसकी प्रॉपर्टी है वो छीनी नहीं जाएगी, और इसे भी कहाँ रखा गया है, पार्ट 12 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 301। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई ट्रेड, कॉमर्स या फिर कोई इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो रहा है तो वो फ्री में किया जाएगा, और इसको कहाँ पे रखा गया है, पार्ट 13 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 326। इसमें क्या कहा गया है कि इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, यानी कि जो इलेक्शंस होंगी लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, वो जो है वो वोटिंग सिस्टम पे होगी, अडल्ट सफरेज के ऑन बेसिस पे होगी, और इसको कहाँ पे रखा गया है, पार्ट 15 में। और यहाँ पे हमारा जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।